डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे आरयूएचएस के एग्जाम पेपर के बारे में जो 2020 में आया था। जो सेकंड सेम की बात कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में इसमें आपको मैं क्यों बता रहा हूं, इससे आपको आइडिया मिलेगा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप मॉडल पेपर भी मान सकते हैं और कौन से क्वेश्चन में किस तरह से आंसर करने से ज्यादा नंबर मिलेंगे, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सारी चीज बताऊंगा। तो सारी की सारी चीजों आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं, जैसा आपको पता है 2020 आरयूएचएस के पेपर की बात कर रहे हैं, सेकंड सेम की, जो बायोकेमिस्ट्री का है। सेकंड सेम बायोकेमिस्ट्री का है। जनरली जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं, 4 इंस्ट्रक्शन होते हैं, आपको शायद पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। पहला है कि आपको रोल नंबर के अलावा क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना होता है। यदि आप कुछ लिखते हैं तो आप पे क्या हो सकता है, आप पे अनफेयर मींस का केस बन सकता है। दूसरा है सेक्शन ए के लिए, कहने का मतलब यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ओके, सेक्शन ए में क्या होगा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होंगे और दोनों क्वेश्चंस में से 5-5 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन में कंपलसरी है। मतलब सेक्शन ए पूरा का पूरा कंपलसरी है, हर क्वेश्चन के 2-2 नंबर होंगे। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन के 20 नंबर होंगे, तो कहने का मतलब 20 नंबर का ए सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में बी सेक्शन आता है। बी सेक्शन में 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इसमें से आपको कोई से 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन के 10 नंबर होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है और इस तरह से आपको 20 नंबर के सवाल यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास में चॉइस रहता है। फिर आता है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एक में 5 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे में 4 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से 4 करने होते हैं, 4 में से 3 करने होते हैं। इस तरह से इसमें भी आपके पास चॉइस रहता है, लेकिन टोटल आपको कितने करने हैं, आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन करने हैं। 7 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इस तरह से 35 मार्क्स का सेक्शन होता है। दोस्तों, मैं इंडिविजुअल आपको एक एक क्वेश्चन बताता हूँ। अब अपन बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए का पहला जो क्वेश्चन है, उसके सब पॉइंट, सब क्वेश्चन से पहला ए, व्हाट इज बायो एनर्जेटिक इन बायोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है। नाम में चीज छुपी हुई है, यदि आपको ध्यान देंगे। बायो का मतलब लिविंग सिस्टम, एनर्जेटिक्स का मतलब एनर्जी। लिविंग सिस्टम में एनर्जी क्या होता है, शायद आपको पता होगा, एटीपी। तो कोई भी साइकिल चलता है, कोई भी पाथवे चलता है, तो उसमें कितनी एनर्जी बनती है और कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, उसकी डेफिनेशन को आपको लिखना है। और आप हो सके तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देना, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं, लाइक दैट। ओके, फिर आता है, ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ईटीसी। ईटीसी का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको अपन बोलते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे अगेन सिंपल सा डिस्क्राइब वर्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है। क्यों? क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर करना है आपको, वेरी शॉर्ट आंसर करना। तो ईटीसी क्या होता है वो बताना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको बोलते हैं, और ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको पता होगा। और ये इससे का एक लाइन में क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो चीज लिख दोगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा और पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आता है, ध्यान देना, व्हाट इज द बायोमॉलिक्यूल्स। तो अगेन इसमें डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में देखिएगा, बायोमॉलिक्यूल्स में अगेन नाम में छुपा, बायो का मतलब लिविंग सिस्टम, मॉलिक्यूल का मतलब जो मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल सिस्टम में अवेलेबल होता है, हम उसको बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन के साथ में इनका एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल में जैसे अपन प्रोटीन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड कर सकते हैं, व्हाटएवर। ओके, फिर आता है, व्हाट इज द ग्लाइकोलाइसिस। तो अगेन मैं इसको कहूंगा डेफिनेशन कहेंगे। डेफिनेशन ग्लाइकोलाइसिस की आपको बताना है, इसका साइट कहां होता है वो बताना है, और इसमें एनर्जी कितनी बनती है वो बता दोगे। इस तरह से आपको 20 वर्ड्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज एचएमपी संट। तो यहाँ पे अगेन इसका डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोलूंगा। फुल फॉर्म क्या होता है वो लिखना है। फुल फॉर्म लिखने के बाद में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, कहां होता है, एक लाइन में इसका सिग्निफिकेंस लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
दोस्तों अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके सब क्वेश्चन हैं व्हाट इज जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, डेफिनेशन लिख के इसका आपको एग्जांपल देना है जो ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। तो ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन का पहला जेनेटिक कोड। फिर क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज व्हाट इज राइट अबाउट जॉन्डिस। अगेन मैं यहां कहूंगा जॉन्डिस की डेफिनेशन लिखनी है, पैथोफिजियोलॉजिकल टाइप की जॉन्डिस क्या होता है और किसकी वजह से होता है, कॉज लिखना इसका। ओके, क्यों क्यों आप बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड वर्ड क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, तो इसी तरह से आपको इसका कॉज लिखना कि क्यों होता है। फिर आता है नेक्स्ट सी क्वेश्चन, देखिएगा राइट अबाउट गाउट डिजीज। तो गाउट जो होता है, अगेन इसका मैं डेफिनेशन कहूंगा, डेफिनेशन कहने के बाद में इसका किस वजह से होता है, कॉज क्या होता है इसका, तो वो लिखेंगे आपको। इसी तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मैं कहूंगा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं जाए ये, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आपको आंसर शॉर्ट आंसर के हिसाब से ही करना है। फिर आता है राइट अबाउट हाइपर बिलिरुबिनेमिया। तो ध्यान दीजिएगा हाइपर बिलिरुबिनेमिया, अगेन मैं इसको यही डेफिनेशन के हिसाब से ही बताऊंगा। हाइपर का मतलब ज्यादा, बिलिरुबिनेमिया का बिलिरुबिन जो होता है, ईमिया का मतलब होता है ब्लड में, तो ब्लड में बिलिरुबिन ज्यादा हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई ये वाली। और उसके बाद में कौन सी सिचुएशन में होता है, मतलब इसके कॉज क्या है, 3-4 जो भी कॉज है वो कॉज लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, या एक सेंटेंस में आंसर कंप्लीट करना चाहिए आपको, इसी तरह से आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिसऑर्डर ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो ध्यान देना विटामिन डी क्या होता है, आपको शायद पता होगा, कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन का हो गया, या इसका जो सिनोनिम है वो सिनोनिम लिखोगे, सिनोनिम के बाद में इसका एक लाइन में शॉर्ट में इसका रोल लिख दोगे, रोल के बाद में इसके डेफिशिएंसी लिख दोगे। तो इस तरह से यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर के तौर पे आपको आंसर करना है, इसी तरह से आपको आंसर कंप्लीट करोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों ये वाला सेक्शन आपको स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे मैं पास होने की बात करूं, चाहे आपको क्या कहेंगे टॉप करने की बात कहूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बी सेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे बी सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे एनी टू में यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चंस में मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल एसिड्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो ध्यान देना इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कोलेस्टेरॉल क्या होता है आपको ये लिखना है, मतलब इसकी डेफिनेशन कहेंगे, या यूं कहूंगा हमारे लिविंग सिस्टम में क्या होता है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो चीज लिखेंगे। सिग्निफिकेंस में कहां रोल प्ले करता है, इसका मतलब रोल क्या होता है इसका, वो चीज लिखनी होती है। और कोशिश करना आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे, आपका आंसर अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल एसिड्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन, इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे बाइल एसिड फॉर्मेशन को या सिंथेसिस को यहाँ पे इसका पाथवे लिखना है। पाथवे जब भी लिखो तो इसको फ्लो चार्ट में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, फ्लो चार्ट में लिखोगे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी तरह से स्टेरॉइड के फॉर्मेशन का, स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होता है उनका आपको लिखना है, हार्मोन लिखना है, और अगेन उसका पाथवे लिखना है। पाथवे लिखोगे, अगेन पाथवे, जब भी पाथवे लिखोगे तो फ्लो चार्ट में लिखिएगा तो आंसर आपका बहुत अच्छा जाएगा। इस तरह से आपको 3 सेक्शन में आंसर करना है, आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है। पहले सिग्निफिकेंस लिखना है, फिर उसके बाद में बाइल एसिड कैसे बनते हैं वो लिखना है, फिर उसका हार्मोन्स कैसे बनते हैं वो लिखना है। ओके, ये हो गया आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो बी सेक्शन का है। व्हाट इज द एंजाइम इनहिबिटर, गिव इट द प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल सिंपल सी चीज है, सारी की सारी चीज बताई हुई है कि आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहला व्हाट इज एंजाइम, मतलब पहला पॉइंट आपको इसका डेफिनेशन का लिखना है। डेफिनेशन, बायो कैटालिस्ट होते हैं, ऑल आर प्रोटीन होते हैं, पहला इसका ये हो गया। यहीं पे मैं कहूंगा यहाँ पे
गिव द प्रॉपर्टीज, तो यहाँ दूसरा पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम की ही प्रॉपर्टी लिखनी है। तो जितने भी 8-10 पॉइंट है इसके, तो कोलॉइडल नेचर होता है, स्पेसिफिक नेचर होता है, वगैरह वगैरह सारी। यदि यूं कहूंगा तो सिंपल सा ध्यान रखना कि प्रोटीन का जो नेचर होती है वो सारी के सारी एंजाइम्स की होती है। फिर उसके बाद में दूसरा थर्ड पॉइंट इसका नोमेनक्लेचर का लिखना। नोमेनक्लेचर में किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, वो उसके मतलब इसके रूल्स लिखने विद एग्जांपल। कीप इन माइंड एग्जांपल याद रखिएगा ताकि आपको आंसर अच्छा बने। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट लिखना है इसका क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन हो गया, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में जो आपकी 6 कैटेगरी है वो 6 कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन लिखना है, और उसका रोल, उस क्लास का रोल क्या होता है, मतलब उसका काम क्या होता है वो लिखना, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है वो लिखना है। इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद में फिफ्थ सेक्शन में आपको क्या करना है, एंजाइम इनिबिटर के बारे में लिखना है। एंजाइम इनिबिटर के बारे में लिखना है। एंजाइम इनिबिटर क्या होता है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन के बाद में स्लाइटली इसका रोल लिखना है, या यूं कहूंगा सिग्निफिकेंस लिखना है। रोल या सिग्निफिकेंस लिखोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा। मेरा विश्वास है यदि आप परफेक्टली इसी फॉर्म में, इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे मैंने बताया है, आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे आंसर, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो इसी सेक्शन की बात है। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस एंड गिव द नॉर्मल हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो ध्यान देना, सबसे पहले पहला पॉइंट इसका आपका जो रहेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के डेफिनेशन लिखना है। शायद आपको मैंने बताया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक में मिल जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है आपको ये चीज बतानी है, मतलब इसकी डेफिनेशन बतानी है। ग्लूको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, नियो का मतलब न्यू, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नया कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद में दूसरा इसका आ गया इसका रोल, या यूं कहूंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो इसके 5-7 पॉइंट्स हैं, उनको आपको इंडिविजुअल डिस्कस करना है ताकि आपको आंसर प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा हो। जब भी आपको इसको डिस्कस करेंगे तो अगेन मैं कहूंगा पॉइंट वाइज लिखोगे, आंसर अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद में फिर यहाँ आता है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन किसका, ब्लड ग्लूकोज का। तो ध्यान देना यहाँ पे किस किस का कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इसका एक इस तरह से क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म से इसका एक पाथवे बना होता है। इस पाथवे के हिसाब से आप समझाएंगे, कहने का मतलब कौन सा हार्मोन किस तरह से इफेक्ट करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकेगोन क्या करता है, इस तरह से कौन सी सिचुएशन में कब हार्मोन रिलीज होता है, कौन सी सिचुएशन में हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म से आपको वो बंद हो जाता है, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। आई मीन टू से आपको सारे हार्मोन्स का कोऑर्डिनेशन बनाना है। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और आपको उसको आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से आपको पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसको पॉइंट्स में आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो और अच्छा होगा। जो ये आपका फ्लो चार्ट में इसका डायग्राम बनाएंगे जब की बात कर रहा हूं। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर करना है। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ पे देखना 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो दोस्तों सिट्रिक एसिड साइकिल आपने पढ़ा होगा, 11th-12th क्लास में भी पढ़ा है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को पूरा ऐसे कैसे बना देना है, इसकी शॉर्ट में एक समरी भी आप लिखेंगे तो अच्छा आंसर जाएगा। समरी में कहने का मतलब ये इसका जो अदर नेम होते, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, इस तरह से टीसीए साइकिल हो गया। टीसीए साइकिल क्यों बोलते हैं, इसकी साइट कहां होती है, कहां होता है, इसकी एनर्जेटिक्स क्या होती है, कितनी एनर्जी यूज होती है, कितनी एनर्जी बनती है, वो सारी चीज। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इंडिविजुअल रिएक्शन पे डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 5 नंबर का है, इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। फिर रहता है, ध्यान देना, गिव द डिसऑर्डर ऑफ द लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो ध्यान देना यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म का सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, और सिंपल सा ये
यदि मैं कहूंगा यहाँ पे जो डिजीज होती है उस डिजीज के नाम लिख के उनको आपको एक्सप्लेन करना है, उनका नाम लिख के एक्सप्लेन करना है, तो वन बाय वन आप लिखना है और उन डिजीज का कोज क्या होता है वो चीज आपको बतानी है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल इन डिटेल। तो यूरिया साइकिल आपको लिखनी है, उसका यूरिया साइकिल आपको बनानी है। इस तरह से यूरिया साइकिल बना के आपको उसका इंडिविजुअल रिएक्शन कौन सी, ध्यान रहे जब भी आप इस तरह का पाथवे बनाए, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो जो पाथवे बनाया है, जो यूरिया साइकिल बनाया है, उसमें आप कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं वो एंजाइम का नाम लिखना ना भूले, और कोई एंजाइम है तो उसका नाम या उसका जो रोल क्या है वो लिखना ना भूले, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो कोशिश ये करना है कि जो एंजाइम और एंजाइम की भी पूरा नाम लिखेंगे तो पूरा अच्छे से होगा। यदि पाथवे इस तरह से लिख रहे हो और वहां जगह नहीं है तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से एंजाइम लिख देना, 1 2 3, और इस तरह से नीचे की तरफ या नेक्स्ट पेज पे आप उसके एंजाइम्स के नाम लिख सकते हो, ताकि आपको वहां पे अच्छा प्रेजेंटेशन जाए। जितना अच्छा नीट एंड क्लीन आप आंसर करेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड देयर फंक्शन। तो सबसे पहले आरएनए होता क्या है डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद में उसमें क्या करना, मतलब उसका रोल लिखेंगे या यूं कहूंगा फंक्शन लिखेंगे। तो ये सारी चीज, फंक्शन को आपको डिटेल में लिखना है, किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या काम करता है, इसका टाइप्स के हिसाब से आंसर करना है, किस तरह से एमआरएनए का काम करता है, टीआरएनए क्या काम करता है, आरआरएनए का क्या काम करता है, ये सारे के सारे रोल आपको फंक्शन लिखने हैं। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, कीटोन बॉडीज क्या होती है, पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, और उसके बाद में ये कब बनती है, इसका फॉर्मेशन कब होता है, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो लिखना है। सिग्निफिकेंस लिखने के बाद में मतलब बॉडी में कीटोन बॉडीज कब ज्यादा बनती है, कब कम बनती है, और उसका यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब इसका रोल क्या होता है वो चीज आपको लिखनी है, कहां काम आती है। ये कीटोन बॉडीज के बारे में आपको पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से अगेन यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन ही करने, 4 में से आपको 3 ही करने हैं, हर क्वेश्चन के 5 नंबर है। कहने का मतलब यहाँ पे अभी आपके पास में चॉइस है, तो देखिएगा मैं सभी क्वेश्चंस को बताता हूँ। डिस्क्राइब द बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन। तो दोस्तों पिरिमिडीन क्या होता है, पहले आपको ये लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको शायद पता होगा नाइट्रोजनस बेस होता है, तो ये चीज आपको लिखना है, और कहाँ काम आता है आपको ये भी लिखना है। आरएनए और डीएनए में काम आता है, ये हो गया। उसके बाद में इसका पाथवे लिखना है कि कैसे इसका बायोसिंथेसिस होता है। ध्यान रहे, अगेन मैं कहूंगा जब भी इस तरह का फ्लो डायग्राम या रिंग फॉर्मेशन बनता है तो आपको क्या करना होता है, पूरे एंजाइम और जो भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका अच्छे से पूरा क्लियरली नाम लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना, अगेन मैं यह कहूंगा डीएनए की अगेन आपको डेफिनेशन लिखोगे शुरुआत के तौर पे तो आंसर अच्छा जाएगा। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब सिंपल सा शायद आपको पता होगा, रेप्लिकेशन का मतलब फोटोकॉपी। तो इसमें रेप्लिकेशन क्या होता है, एग्जांपल देना है बनाते हुए, फिर उसके बाद में इसका किस किस तरह के रेप्लिकेशन होते हैं, इसके टाइप्स लिखने, सेमी कंजर्वेटिव होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो चीज आपको पूरी बतानी है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मोड में लेके जाना है आंसर को, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। रेप्लिकेशन की डेफिनेशन लिखते ही आपको आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता, उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मोड में लेके जाना है। ओके, मतलब आपको डायग्रामेटिक यहाँ पे बताना ही बताना है। फिर उसके बाद में है व्हाट इज कोएंजाइम एंड गिव इट्स बायोकेमिकल फंक्शन। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा डेफिनेशन लिखोगे, कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है उसके डेफिनेशन, और उसके बाद में यहाँ पे साथ में एग्जांपल लिखोगे, और इसका रोल कह दो या इसका फंक्शन कह दो या इसका सिग्निफिकेंस कह दो, एक ही बात कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे अगेन पॉइंट्स में आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जाएगा आपको। ओके, ये हो गया आपका कोएंजाइम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द जनरल रिएक्शंस ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके डेफिनेशन लिखना है, और उसके जो
रिएक्शंस होती है, जो डी एमिनेशन कहूंगा या डी कार्बोक्सिलेशन कहूंगा, या इस तरह की जो 5-6 रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस के बारे में लिखना है, मतलब उनकी वन बाय वन डिस्कस करना है, और साथ में कहूंगा एक एक एग्जाम्पल जरूर नोट कर बताना, ताकि आपका आंसर अच्छा जाए और पूरे नंबर मिले। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसको मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से आपको लिखेंगे ना। यहाँ पे कोशिश यही रखना है कि आपको पॉइंट वाइज आंसर करोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ओके, इस तरह से मैंने दोस्तों ये आपको 2020 में जो सवाल क्वेश्चन आया था, इस तरह से मैंने पूरा बताया है। ये वाले इंस्ट्रक्शन थे, 3 घंटे का था, 75 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये बताया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन ये बी सेक्शन का है। छठे सी सेक्शन में छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दोस्तों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह के एग्जाम पेपर आता है उसका आपको उनको आइडिया मिल सके। और इसी के साथ मैं आपको सबको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। सभी के लिए एग्जाम को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।